हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल की क्लास में आप सभी ने देखा होगा कि हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण के बारे में चर्चा की थी। तो हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में कल देख लिया था और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी हमने कल देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण को। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, वही उसके क्या है लक्षण हैं, तो उसको हम देखते हैं। क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है, पहला हमारा क्या है, अवस्था में परिवर्तन। जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उनमें क्या होता है, उनमें जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद, उनमें क्या है, उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये हमारा एक है कार्बन। कार्बन कौन से अवस्था में है, हमारा सॉलिड अवस्था में है। और एक है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो गैसीय अवस्था में होता है। जब ये अभिक्रिया करते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो कि हमारा गैसीय अवस्था में होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन तो हमारा सॉलिड अवस्था में था, यानी ये ठोस अवस्था में था। ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैसीय अवस्था में था। जब इन दोनों की आपस में क्या हुई, अभिक्रिया हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और ये जो कि गैसीय अवस्था में है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर अभिक्रिया हुई है। और जब भी अभिक्रिया हो रही है तो इनके जो है अभी जो समीकरण है उनमें क्या है, उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसी तरह से क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रंगों में परिवर्तन। क्या होता है, रंगों में जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, अभिकारक और जो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट होता है, जो उत्पाद होता है, उसमें क्या है, रंग में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तरह से क्या है, जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें क्या है, गैसेज जो है वो बाहर निकलती हैं। तो गैसों का बाहर निकलना भी क्या दर्शाता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया के महत्वपूर्ण लक्षण है। इसी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है तापमान में क्या है, परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन कैसे होता है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी क्या है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें उनके तापमान में क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। अभिकारक में जब हम जो है हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो क्या एक नया प्रोडक्ट बनकर जो है तैयार होता है, जिसे हम उत्पाद कहते हैं। और उसमें क्या है, उसका जो टेम्परेचर भी अलग होता है। अभिकारक का जो तापमान होता है और उत्पाद के तापमान में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप क्या होता है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो क्या होता है, जो विलयन होते हैं, जलीय विलयनों में अघुलनशील होते हैं, यानी कि क्या है, वो वाटर में जो है डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो जो है तली में जाकर बैठ जाते हैं, तो उसे ही हम अवक्षेप कहते हैं। तो क्या है, ये अवक्षेप का भी निर्माण करते हैं। ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अवक्षेप का बनना भी ये क्या दर्शाता है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यही दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अवक्षेप क्या दर्शाता है कि कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है, तभी तो ये क्या है, अवक्षेप का निर्माण हुआ है। चलिए आप लोगों ने ये जो है अच्छे से समझ लिया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या हैं। एक बार और देख लेते हैं। क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। जब भी कोई किसी भी अभिक्रिया में क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी क्या है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई ना कोई अभिक्रिया हुई होती है। इसी तरह से रंगों में परिवर्तन देखने को मिलता है, तभी भी क्या होता है, अभिक्रिया हुई होती है। तापमान में परिवर्तन देखते हैं, गैसों का उत्सर्जन होता है, गैसें भी बाहर निकलती हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया हुई है। इसी तरह से जब कोई अवक्षेप बनता है, जब कोई प्रिसिपिटेट बनता है तो उसका निर्माण होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर भी क्या हमें रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको देख लेते हैं। क्या होता है, देखिए यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये हमने जो है क्लास 9th में ही पढ़ लिया है। चलिए यहाँ पर एक बार इसका देख लेते हैं कि क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान की क्या है, बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि न तो हमारा द्रव्यमान का क्या होता है,
ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। यानी कि क्या है, ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी क्या कहता है, ऊर्जा का कभी भी विनाश नहीं होता है और वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ना तो उसका विनाश होता है और ना ही उसका सृजन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के जो तत्व हैं, उत्पाद के कुल तत्वों का द्रव्यमान जो है वो अभिकारक के कुल तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या होता है, अभिकारक के तत्वों का द्रव्यमान और उत्पाद के तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरे शब्दों में भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसीलिए हमें कंकालीय समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसमें भी क्या है, वही बात लिखी हुई है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके जो पहले यानी कि जो अभिकारक होता है उसके तत्वों में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो अब उत्पाद के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या के क्या है, बराबर होनी चाहिए। इसीलिए हमें क्या है, ये कंकालीय समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक होता है, ताकि उनके द्रव्यमानों का क्या है, संरक्षण किया जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें। चलिए अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक समीकरण लिखा हुआ है जिसमें लिखा है क्या है, ये है हमारा जिंक है। जिंक है, यहाँ पर क्या लिखा है, H2SO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये क्या है, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। और यहाँ पर हमारा लिखा है ZnSO4, जिसे हम जो है जिंक सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारा है जिंक सल्फेट और ये है हमारा हाइड्रोजन गैस। अब इसमें क्या है, संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, इस समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। हमें संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, इस जो यहाँ पर जो तत्व लिखे हुए हैं, जो हमारे बाएं साइड में जो तत्व लिखा हुआ है, जो अभिकारक के तत्वों की संख्या है और उत्पाद में जो परमाणु है उनके तत्वों की संख्या क्या है, बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ये समीकरण जो है हमारा संतुलित है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, एक हम कॉलम बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, कॉलम बना लेंगे और इसमें कितने तत्व दिए हैं उसको लाइन से हम लिख लेंगे। सबसे पहले चलिए कॉलम बनाएं जिसमें हम तत्व देखेंगे। तत्व है उसमें हमारे पास पहला तत्व क्या है, हमारे पास जिंक है, तो हमने सबसे पहले जिंक को लिख लिया है। दूसरा तत्व हमारे पास हाइड्रोजन है तो हमने हाइड्रोजन को भी लिख लिया है। और तीसरा तत्व हमारे पास है सल्फर, तो हमने उसको भी क्या है, यहाँ पर लिख लिया है। इसी तरह से चौथा हमारा तत्व है ऑक्सीजन, तो हमने उसको भी लिख लिया है। अब हमें क्या है, यहाँ एक कॉलम में लिखना है अभिकारकों में जो है परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। ऐसा एक हमें कॉलम बना के तैयार करना है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो अभिकारक है, ये जो लेफ्ट साइड में जो भी हमारे समीकरण लिखे हुए हैं क्या है, वो अभिकारक है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, जिंक कितना है, हमारे पास 1 है, तो हम जिंक में अभिकारक के सामने क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि ये हमने अभी देख रहे हैं अभिकारकों की संख्या है। तो क्या है, जिंक हमारे पास कितना है, 1 है। और इधर देख लेते हैं जिंक क्या है, उत्पाद में कितने हैं, 1 है। ये जो है राइट हैंड साइड में हमारे पास जिंक भी कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। चलिए देखते हैं अब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो हमने यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 2 लिख दिया है। अब हम देखते हैं सल्फर हमारे पास कितना है, तो अभिकारक में हम सल्फर हमारे पास तो 1 है, तो हमने यहाँ पर सल्फर को 1 लिख दिया। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं उत्पाद में तो सल्फर हमारे पास कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पर भी सल्फर को 1 लिख दिया है। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 4 है, तो हमने ऑक्सीजन को यहाँ पर कितना लिखा है, 4 लिख लिया है। अब हम उत्पाद में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर देखते हैं। अब इन दोनों को चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम जिंक, तो जिंक हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जिंक 1 है और राइट हैंड साइड में भी जिंक है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन को देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यानी कि हाइड्रोजन भी हमारे पास बैलेंस है। इसी तरह से हम सल्फर को देखते हैं, तो सल्फर हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है अभिकारक में, और उत्पाद में भी सल्फर की संख्या क्या है, 1 है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, बराबर
बराबर है। और ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन हमारा अभिकारक में कितना है 4 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन हमारा कितना है 4 है। यानी कि ये क्या है, ये जो समीकरण दिया हुआ है जिंक प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2, ये हमारी जो समीकरण है ये क्या है, ये एक संतुलित समीकरण है। ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए अब देख लेते हैं। इस समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए यह एक संतुलित समीकरण है। अब इसी तरह से हम एक दूसरे समीकरण को भी संतुलित करते हैं। चलिए देखते हैं। आप चाहे तो इस समीकरण को इसी तरह से कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर आप सिंपल ही समीकरण को क्या है बैलेंस कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है समीकरण हमारा है, यहाँ पर Fe लिखा है और एक है H2O और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उत्पाद में Fe3O4 प्लस H2। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर Fe को लिख लिया है और इसमें इस सारे समीकरण को सबसे पहले लिख लेंगे और इसमें क्या है, इस समीकरण में क्या है एक डब्बा बनाकर रख लेंगे। सभी समीकरण में क्या है एक डब्बे में बंद कर लेंगे और इस डब्बे में बंद करने के बाद क्या है, जो भी हमारे सूत्र हैं इसमें क्या है, हमें डब्बे के अंदर कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करना है। क्या नहीं करना है, हमें इस डब्बे में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमने डब्बा बना लिया है। अब डब्बे में क्या है, हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो अब हमें इन एलिमेंट्स को देखना है कि कौन सा यौगिक सबसे बड़ा है हमारा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा Fe3O4 क्या है, सबसे बड़ा यौगिक दिख रहा है। तो हम सबसे पहले यहीं से जो है क्या करते हैं, तत्व को जो है संतुलित करने के लिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभी इसमें क्या है, इसमें भी Fe3O4 में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन परमाणु जो है इसमें जो है परमाणु ऑक्सीजन तत्व में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा दिख रही है हमें 4। तो यहीं से हम जो है इसको संतुलित करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये जो राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है 4 है। तो चलिए हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं अब हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की जो संख्या है वो तो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पर दोनों साइड को बराबर करना है तो इसमें क्या है 4 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए इस ब्रैकेट में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या है 4 करना है। तो हम यहाँ इसके बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, इस बॉक्स के बाहर यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब जब यहाँ पर 4 लिखेंगे तो क्या है, ऑक्सीजन हमारा तो 4 हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन परमाणु है वो कितना हो गया 4 दूनी 8, यानी कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया है 8 हो गया है। तो यहाँ पर चलिए हाइड्रोजन, अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड में वो हमारे पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो इसको हमें 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो हमने देखिए यहाँ पर 4 से इसका गुणा कर लिया है, 4 दूने 8। तो हमारे पास हाइड्रोजन भी अभी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास राइट हैंड साइड में कितने हैं 8 है और यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है 8 है। और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन है 4 और इधर भी हमारे पास क्या है Fe3O4 में ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। अब हमारे पास देखते हैं यहाँ पर जो है जो उत्पाद है Fe3O4 में क्या है Fe3, यानी कि हमारे पास जो आयरन है वो कितनी है 3 है। तो अब यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हमारे आयरन तो सिर्फ 1 था, तो हमें यहाँ पर क्या है बराबर करना है। तो हमने यहाँ पर 3 से इसका गुणा कर दिया है। आयरन के सामने क्या लिख दिया हमने, एक बॉक्स के सामने हमने 3 लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये बैलेंस हो गया। चलिए अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं। 3Fe प्लस 4H2O, फिर लिखेंगे Fe3O4 प्लस 4H2। अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो समीकरण को बैलेंस किया है वो सही है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 लिखा था ना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आयरन हमारे पास 3 है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आयरन की संख्या कितनी है 3 है। चलिए हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने आयरन है, यहाँ पर भी हमारे पास आयरन की संख्या कितनी है 3 है, यानी कि ये क्या है बैलेंस है। अब देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है 4 दूने 8। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन है 8। अब हम राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें 4 दूने 8, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितनी है 8 है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन को,
यहाँ पर क्या है 4 एकम 4, तो ऑक्सीजन से हम 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या है 4 हो जाएगा। इसी तरह से हम इधर राइट हैंड साइड में भी देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा क्या है 4 है, यानी कि ये जो समीकरण है वो बैलेंस हो गया। इस समीकरण में क्या है बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर आयरन के सामने हमने 3 का गुणा कर दिया है और पानी के सामने हमने जो है 4 का गुणा कर दिया है, और यहाँ पर जो है उत्पाद में जो हाइड्रोजन गैस निकला है उसमें हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 का गुणा कर दिया। अब ये समीकरण जो है वो हमारा संतुलित हो चुका है। इसी तरह से चलिए हम आपको एक दूसरे समीकरण को दिखाते हैं कि उसको भी कैसे संतुलित करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन और ये है हमारा ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, हमारा पानी बनता है। अब इस अभिक्रिया में क्या करना है, हमें देखना है इसमें इस एलिमेंट में जो भी लिखा हुआ है इस समीकरण में हमें इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम एक यौगिक को देख लेते हैं। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम तो इस समीकरण को लिखेंगे और बॉक्स में क्या है बंद कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर सभी भी बॉक्स में बंद कर रखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक यौगिक को देखेंगे। हाइड्रोजन हमारा क्या, जो पानी है वो क्या है, एक यौगिक है। तो यौगिक से देखते हैं, अब यहाँ से हम क्या है बैलेंस करने के लिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यौगिक में हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन तो 2 है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, हाइड्रोजन 2, तो ये तो क्या है बराबर हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 है, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 1 है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पानी में जो है 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ बॉक्स के आगे 2 लिख दिया है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 दूने 4, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है बैलेंस तो हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, 2H2 + O2, फिर तीर का निशान लगाकर 2H2O। अब ये क्या है बैलेंस हो गया। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूना 4, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन 4 है। अब यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 2 है, कितना है ऑक्सीजन 2 है, और राइट हैंड साइड में भी हम देखें इसका गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गया। तो क्या है दोनों साइड में बराबर है, मतलब ये क्या है, ये जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये तीसरा समीकरण है, इसको भी बैलेंस करते हैं। चलिए क्या यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा हुआ है, ये हमारा ऑक्सीजन है, और ये क्या लिखा है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को लिखिए, समीकरण को एज इट इज लिख लीजिए, और क्या है इस सूत्र के आगे क्या है, डब्बा बना लीजिए, डब्बे में इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो हमने देखिए यहाँ पर बॉक्स बनाकर इसको क्या है बंद कर लिया है। अब क्या करेंगे, बॉक्स बनाकर हमने जब बंद कर लिया तो सबसे पहले हम एक यौगिक को देखेंगे। इसको देखेंगे यौगिक को, यहाँ पर MgO है, इस MgO में क्या है, Mg भी 1 है हमारा, ऑक्सीजन भी 1 है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो जब ये ऑक्सीजन 2 है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के आगे 2 लिख देंगे। इससे क्या हुआ, मैग्नीशियम भी अब 2 हो गया और ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो तो बैलेंस हो गया है, लेकिन जो मैग्नीशियम था वो यहाँ पर 2 हो गया है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मैग्नीशियम कितना था, 1 ही था। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैग्नीशियम के आगे 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया है, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 हो गया। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी कि क्या है, ये समीकरण जो है वो बैलेंस हो गया। इसको कैसे लिखेंगे अब, 2Mg + O2, फिर तीर का निशान लगाकर 2MgO लिख देंगे। ये जो समीकरण है वो क्या है, ये एक संतुलित समीकरण हो गया। चलिए आगे इसी तरह से हम और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, तब वो अमोनिया बना लेता है। क्या बना लेता है, अमोनिया NH3 बना लेता है। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सूत्र को लिखेंगे और डब्बे में क्या है बंद कर देंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे, और इस बॉक्स के अंदर हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक यौगिक है हमारा अमोनिया। इसमें देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, और यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो तो 2 है। तो इसको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर इस हाइड्रोजन में हम 3 का गुणा कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या है, 3 का गुणा कर दिया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना
6 हो गया। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन हमारे पास अभी भी 3 है, तो इसको भी 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के आगे 2 का गुणा कर देंगे। इससे क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन तो 6 हो गया और नाइट्रोजन जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया। हमारे पास नाइट्रोजन कितने हो गए, 2। और यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। तो ये क्या समीकरण क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी हमारे पास देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन 3 दूना 6, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। तो इस तरह से यहाँ पर भी 2 से 3 का गुणा करेंगे, हाइड्रोजन में क्या है, 3 दूना 6, तो ये भी हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 6 हो गया। यानी कि क्या है, ये जो है हमारा वो बैलेंस हो गया है। क्या ये समीकरण बैलेंस हो गया। चलिए देखते हैं, अब इसको लिख लेते हैं, N2 + 3H2, फिर तीर का निशान लगाकर 2NH3 लिखेंगे। अब इसको देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये समीकरण बैलेंस हुआ है या नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पर भी 3 दूना 6, हाइड्रोजन क्या है, 6, यानी कि ये समीकरण क्या है, ये बैलेंस है। चलिए अब देख लेते हैं। अब एक समीकरण देखते हैं, हमारा CH4 + O2 और H2O + CO2, ये हमारा क्या है, समीकरण है। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। इसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। चलिए इसको आपको बताते हैं, बैलेंस करना है इसको ना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इस समीकरण को अब लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस समीकरण में एक डब्बा बनाकर क्या है, बॉक्स बनाकर बंद कर दीजिए। इस तरह से आप समीकरण में बॉक्स बनाकर बंद कर दीजिए। अब हम देखते हैं, सबसे पहले एक यौगिक को देख लेते हैं। कोई भी एक यौगिक को देख लीजिए जिसमें जो है परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा दिख रही है, हमें 4। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को जो है बैलेंस करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, हमारे पास हाइड्रोजन है 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन 4 दिख रहा है। अब हम जो है राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो अब इसको जो है बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 का गुणा कर देंगे। तो क्या है, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया ना, लेकिन ऑक्सीजन भी 2 हो गया। क्या हाइड्रोजन यहाँ पर क्या 4 हो गया है, और ऑक्सीजन जो है वो कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो यहाँ राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बराबर है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास ऑक्सीजन 2 था। अब दोनों जो है बराबर हो गए। अब हमारे पास कार्बन बचा है, कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन कितना है, 1 है यहाँ पर, और कार्बन यहाँ पर कितना दिख रहा है, हमारे पास 1 दिख रहा है। तो ये क्या है, कार्बन भी बराबर है। और नहीं, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दिख रहा है। हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, सॉरी ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन तो हमारे पास 2 है, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2, यानी कि 4 ऑक्सीजन है हमारे पास राइट हैंड साइड में। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। अभी बराबर हो गया क्या, चलिए देख लेते हैं। अब CH4 + 2O2 + 2H2O + CO2। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये बराबर हो गया है कि नहीं। चलिए यहाँ पर कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 है। तो राइट हैंड साइड में कार्बन क्या है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो बराबर है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन है 4, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 4 है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 2 दूने 4, यानी कि ये हमारे पास जो है 4 है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि क्या है, हाइड्रोजन भी हमारे पास, ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या है, 4 है। तो ये क्या है, ये समीकरण जो है बैलेंस हो गया, यानी कि ये एक संतुलित समीकरण है। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, ये हमारा आयरन है और ऑक्सीजन है। जब आयरन की विक्रिया ऑक्सीजन से करवाएं तो हमारे पास Fe3O4 बन गया है। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण में सबसे पहले एक देखिए यहाँ पर बॉक्स बनाया ना, इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले तो बॉक्स बना ले लिया। तो बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, बॉक्स बनाने के बाद हमें ये देखना है कि इसमें जो है यौगिक कौन सा है। तो यौगिक देख लेंगे, चाहे वो यौगिक लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, कोई भी हो, हमें जो है संतुलित करने के लिए यौगिक देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक Fe3O4 को देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 4 है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन के पास परमाणु दिख रहा है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास देखिए ऑक्सीजन कितना है, हमारे पास 4 है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन कितना
कितना दिख रहा है 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए हमें बॉक्स के बनाने के बाद यहाँ पर बाहर जो है बॉक्स के बाहर 2 का गुणा कर दिया है। तो क्या हो गया, अब यहाँ पर 2 दूना 4। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 4 हो गया और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास ऑक्सीजन 4 है। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड में जो आयरन है वो कितना है 3 है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आयरन कितना था, सिर्फ 1 था। तो इसको भी क्या करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, आयरन के आगे जो है 3 लिख देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो ये बॉक्स के आगे हमने क्या है 3 लिख दिया। तो क्या है अब देखते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं 3Fe + 2O2, फिर इसको तीर का निशान लगाकर Fe3O4। ये समीकरण क्या है हमारा, संतुलित हो गया। इसको एक बार चेक कर लीजिए संतुलित है या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आयरन हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारा आयरन 3 है। अब यहाँ पर भी हमारा आयरन यहाँ पर 3 दिख रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है हमारा 2 दूना 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, यानी कि क्या है, ये समीकरण जो है संतुलित है। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है KClO3। हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड है। KClO3 एक यौगिक है जिसको आगे देखकर KCl लिखा हुआ है प्लस O2। ये एक समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यौगिक से शुरू करते हैं। इस यौगिक में क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन दिख रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु है 3। तो यहीं से हम शुरू करते हैं बैलेंस करने का। तो यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है हमारे पास कितना है 3 है और राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 का अगर गुणा कर देंगे ऑक्सीजन के आगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या है 3 का गुणा कर दिया है। तो 3 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितना था 3 ही था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी बॉक्स के आगे 2 का गुणा कर देंगे। तो ऑक्सीजन हमारे 3 दूने 6, यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 6 है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास ऑक्सीजन क्या है 6 हो गया। अब देखते हैं जो यौगिक है इसमें क्या है, अब 2 तो गुणा कर दिए। तो 2 से जब गुणा किए हैं तो हमारे पास पोटेशियम और क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया है। तो इधर क्या लिखा हुआ है 1 ही था। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए क्या करिए, हमने जो बॉक्स है KCl पोटेशियम क्लोराइड के आगे हमने 2 का क्या है गुणा कर दिया। अब क्या हो गया, ये जो समीकरण है वो बैलेंस हो गया है। चलिए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं एक बार। इसको किस तरह से लिखेंगे हम, 2KClO3, इसको लिखेंगे हम 2KCl + 3O2। इसको एक बार हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं कि दोनों साइड में जो है तत्वों की संख्या बराबर है या नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले पोटेशियम कितना है 2 है। पोटेशियम 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है पोटेशियम भी 2 है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है क्लोरीन भी क्या है 2 है। तो राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन क्या है 2 है, यानी कि ये क्या है बराबर है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 3 था, इधर 2 है, 3 दूना 6। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 6 है। अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, ऑक्सीजन 3 दूने 6, यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या है 6 है। तो दोनों साइड में क्या है, तत्वों में जो परमाणुओं की संख्या है वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या है बराबर है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, जब दोनों साइड में जो है तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो हमारा जो समीकरण है वो क्या है संतुलित हो जाता है। इतने सारे समीकरण के माध्यम से हमने आपको जो है समीकरण को संतुलित करना सिखा दिया है। आई होप आप लोगों को ये जो है समझ में आया होगा, जो हमने बताया है कि समीकरण को जो है कैसे संतुलित करते हैं। तो चलिए एक बार आप लोग इसको और देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तो फिर आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। आप लोग जो है समीकरण को संतुलित करने का प्रयास कीजिएगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग देखिएगा और संतुलित करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपसे वो समीकरण जो है इजीली बन जाएगा। चलिए अब हम एक छोटे से और टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है भौतिक अवस्थाओं के संकेतों को लिखना। क्या है उस टॉपिक का नाम, भौतिक अवस्थाओं के संकेतों को लिखना। अवस्थाओं के संकेतों को लिखना कि कैसे उसके संकेतों को लिखते हैं। देखिए क्या है, ये जो केमिकल रिएक्शन दिख रहा है ना, ये आपको ये जो समीकरण दिख रहा है उसमें क्या होता है, हमें जो है समीकरण की कौन सी अवस्था में है, ये लिक्विड अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, इस सभी का भी देखिए। जैसे ये जो है समीकरण दिख रहा है KClO3, तो इसकी अवस्था के बारे में अभी हमें ज्ञात नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है अवस्था को नहीं दर्शाया है।
हमने अभी क्या किया है, इस समीकरण में हमने अवस्थाओं के बारे में नहीं दर्शाया है, तो अभी आपको इस समीकरण में इसकी अवस्था के बारे में ज्ञात नहीं है। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन लिया हुआ है और ये ऑक्सीजन है O2। जब इसकी क्रिया कराएं तो आपस में क्या बन गया, CO2। तो जो कार्बन है वो कौन सी अवस्था में, ये यहाँ पर अगर हम S लिखेंगे इसका मतलब क्या है, S का मतलब होता है ये सॉलिड अवस्था में है। क्या है, कार्बन हमारा ठोस रूप में है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ये गैसीय अवस्था में है। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में। जब सॉलिड कार्बन है और जो गैसीय ऑक्सीजन है इसकी अभिक्रिया कराई जाती है आपस में, तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैसीय अवस्था में होता है। क्या होता है, ये गैसीय। अब इस समीकरण में हमें क्या पता चला, इसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में पता चल गया है। इन तत्वों के हमें भौतिक अवस्थाओं के बारे में ज्ञात हो गया है कि कार्बन जो है वो ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन जो है वो गैसीय अवस्था में है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसीय अवस्था में है। इसके बारे में हमें ज्ञात हो गया है। चलिए देख लेते हैं। एस, जहाँ भी तत्वों के सामने S लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, वो जो है सॉलिड स्टेट में है, यानी कि क्या है, वो तत्व जो है वो ठोस अवस्था में है। इसी तरह से अगर वहाँ पर कोई भी तत्व है उसके बगल में गैस G लिखा हो गया, इसका मतलब क्या होता है, वो गैसेस स्टेज में है। क्या है, वो गैसीय अवस्था में है। इसी तरह से जो है L, जहाँ भी तत्व के सामने L लिखा होगा इसका मतलब क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कि वो द्रव अवस्था में होता है। इसी तरह से AQ लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जलीय होता है। क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये जलीय होता है, जो कि क्या है, जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, चार अवस्थाएं देखने को, किसी भी समीकरण में हमें ये चार अवस्थाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक होता है हमारा सॉलिड अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था होती है। एक दूसरा होता है हमारा गैसीय अवस्था, और तीसरा हमारा क्या होता है, द्रव अवस्था होता है, और चौथा जो होता है वो जलीय अवस्था होता है।